3, 2, 1. Thank you. Thank you for doing this, man. आप पता नहीं कहीं जॉगिंग करने जा रहे थे, वॉक करने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ऐसे ही था। और आपकी कॉल आई तो मैं इधर आ गया, बस आपके पास पहुंच गया। तो मुझे ये बताया कि मैं नई गाड़ी क्यों खरीदूं? मुझे मैं उसको कहीं वो जो डिफेंस सेविंग होते हैं, कौन सा नेशनल सेविंग, नेशनल सेविंग्स में क्यों ना डाल दूं मैं, जो है बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट बना के उसमें क्यों ना डाल दूं, मैं गाड़ी ही क्यों खरीदूं? क्या वजह? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो आप नई गाड़ी जब लेते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें यह है कि आपकी जरूरत है, नीड है, नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉस्ट के परस्पेक्टिव से देखेंगे, जी आज मैंने एक चीज 50 लाख की ली है, ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 मिलियन अपना डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में रख लिया। आजकल इंटरेस्ट रेट बड़े कम है, आपको जो इन अ ईयर जो रिटर्न आएगा, ठीक है, मैं बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करता कभी भी गाड़ी को, मतलब गाड़ी एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक इन्वेस्टमेंट है। जो चीज आपने 50 लाख की आज ली है, जिस तरह से ये हमारी इकोनॉमी चल रही है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो वो कुछ अर्से में उसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की जो गाड़ी ली है, आप उसको साल रखें, 2 साल रखें, चलाएं, 20,000 25,000, तो जितने की ली होगी मतलब वो उससे ऊपर की बिकेगी। इवन दो अगर उसको डिवैल्यू भी हो गई है, थोड़ी डिप्रिशिएट भी हो गई है वैल्यू, तो इट रियली डजंट मैटर। सो वो आपकी एक एडवांटेज उसका ये कि गाड़ी भी आ गई नए मॉडल की, वो भी चला ली, उसको भी एक्सपीरियंस कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि नई गाड़ी में आपको अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, जी मेरे पास जो पैसे हैं थोड़े बहुत वो मैं सेविंग्स में रख दूं, या जैसे डिफेंस सेविंग है या बैंक में, तो फिर वही आके इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो हर किसी का अपना वो होता है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने अपने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लेना, ये तो आपकी जरूरत की चीज है, आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और जब वक्त आ रहा है साल 2 साल बाद आप बेच रहे हैं उसको। और ज्यादातर पाकिस्तान में प्रॉफिट ही होता है। और ओन देख लें आप गाड़ियों पे, मतलब 50 लाख की गाड़ी होगी, उसका डिलीवरी टाइम होगा 8 महीने 6 महीने, लोग कहेंगे जी मुझे फॉरेन मिल जाए, 5-6 लाख उसका ओन होगा। सही। और जब आप बेचेंगे इवन रजिस्टर करा के चला के, तो इट विल गोइंग टू गिव यू बेनिफिट एट द एंड, नुकसान आपका नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने लास्ट ईयर गाड़ी खरीदी थी, तो अगर लास्ट ईयर मैंने अगर 50 लाख की गाड़ी खरीदी होती, तो आज उस गाड़ी की, जाहिर है कंसिडरिंग कि कौन सी गाड़ी है, तो उस गाड़ी की कितनी वैल्यू होती? देखिए ऑन एवरेज जो अगर हम देखें फ्रॉम स्मॉलर सीसीज में भी, तो ऑन एवरेज अगर फॉर एग्जांपल कोई 15 लाख की गाड़ी थी, तो वो 10 to 15-20% तो बड़ी है विद इन अ ईयर, ठीक है। अब वो डी वैल्यू कितनी हुई है, जनरली जब हम बाहर के मुल्क में देखते हैं वो कहते हैं कि जी आपने गाड़ी ली तो 20-25% वो जो है विद इन अ ईयर उसको वो डी वैल्यू हुई या उसकी कॉस्ट कम हुई। यहाँ पे हिसाब उल्टा है, थोड़ी अमाउंट की गाड़ी 15-20% है, अब 50 लाख का 15-20% निकाल दें, तो जो गाड़ी हमने पिछले साल 50 लाख की ली है वो 60 लाख की है। अच्छा, टैक्स बढ़ गए, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बढ़ गई, जब आपकी गाड़ी महंगी हुई तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ गई। इस वजह नई गाड़ी लेंगे 50 लाख की, 55 लाख की, सड़क पे उतारेंगे तो इंश्योरेंस कराएंगे। सो वो जब सारी चीजें हम उसको कंबाइन करते हैं उन फैक्टर्स को, तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट अ बैड डील कि आप गाड़ी लें, चलाएं, इंश्योरेंस भी कराएं, घुमाएं फिराएं। और इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल पहले गाड़ी ली थी तो 50 लाख की थी, साल बाद 10 लाख रुपए उसकी कीमत भी बढ़ गई, एट द सेम टाइम आपने उसको 1 साल 10 लाख तो नहीं हम कहेंगे, बट एटलीस्ट ये कि 10%। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी, अगर आपने मेरी गाड़ी की एग्जांपल ली, तो मैंने जो गाड़ी 54 लाख की ली थी लास्ट ईयर, वो 58-59 लाख की है, तो वो 10-20-15% का उसमें आ रहा है। और मैंने उसको रजिस्टर कराया, उसको चलाया, एंजॉय किया, और फिर मैं उसको उसी कॉस्ट जिस पे ली थी उससे ज्यादा पे ही बेच रहा हूँ ना। अगर पैसा डिवैल्यू भी हुआ है तो जो पिछले साल के 54 थे वो 56-57 हो गए, इतने की वो गाड़ी भी बिक जाएगी। और इफ यू आर गोइंग फॉर अ बाय, और आपने माइंड बना लिया कि खैर पहले तो ये होता है ना पाकिस्तानी, मुझे लगता है थोड़ा सा हमारा माइंडसेट है कि जब पैसे आते हैं ना तो पहला हमारा यही ज़हन में आता है कि हम ना गाड़ी नहीं खरीद लेते, गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी सबसे पहले चेंज होगी, ये बाद की बात है कि अगर हमने किसी के कर्जे देने थे, हमने किसी की पेमेंट्स करनी थी, वो बाद में होता रहेगा, पहले गाड़ी हम चेंज करते हैं। लीज पे भी कर लें तो कर लीज पे कर लें आप किसी तरह से भी, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है गाड़ी की तरफ, इसकी तरफ बाद में आते हैं कि क्यों है ऐसे। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आपने माइंड बना ही लिया है कि आपने गाड़ी चेंज करनी है, तो ऐसा क्यों, लाइक व्हाट डू यू रिकमेंड कि अगर फॉर एग्जांपल पर्सन लाइक मी, आई वुड रादर परचेज अ सेकंड हैंड कार जो थोड़ा मेंटेन्ड हो, जिसपे मुझे थोड़ा ज़रा कंफर्ट हो,
rather than going for a new purchase, like क्योंकि वो it gives a significant amount cost reduction. तो आमतौर पे and you are like a kind of a person who would always buy a new car, ठीक है? तो ऐसा क्यों है? Why don't you buy a second hand car जो अच्छी कंडीशन में? देखिए again saying that it's a personal preference A और B of course new to old के हम देख लेते हैं कि क्या pros and cons हैं. पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि एक गाड़ी है नई आई है मार्केट में, आपने वो गाड़ी परचेज की है, और दूसरा जिस तरह मैंने कहा कि व्हेन यू गो इनटू द मार्केट और आप अच्छी कंडीशन की गाड़ी ढूंढेंगे जो आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी नहीं चाहेंगे कि भले आपने सेकंड हैंड कार लिया है वो आप लेते ही तो वर्कशॉप पे खड़े हो जाए, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे ना. तो यू वुड लुक फॉर अ कार जो जिसकी माइलेज भी थोड़ी कम हो, एक्सीडेंटेड भी ना हो, हल्का फुल्का तो चलता है पर कोई मेजर उस गाड़ी में डिफेक्ट ना हो, ठीक है. सो अब चूंकि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी है, कोई भी हम एग्जांपल ले लें, कोई सिडैन है 1600 सीसी 1800 सीसी विच यू लाइक, वो 2 साल पुराना मॉडल है. अब वो जिस बंदे ने 2 साल पहले जिस प्राइस में लिया है, ही और शी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एट दैट प्राइस. तो वो ऑफ कोर्स जो एडिशंस हुई हैं बाद में, जो गाड़ी महंगी हुई है, वो उसी प्राइस पे आपको मार्केट के हिसाब से बेचेगा. तो पुरानी और नई में इतना फर्क रह नहीं जाता. एंड जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ओन जो एक ओन मनी है, कुछ लोग उसको ऑन मनी कहते हैं, जो कि आपको इमीडिएट डिलीवरी के लिए या प्रायोरिटी डिलीवरी के लिए शोरूम में या जो बाहर शोरूम्स हैं गाड़ियों के आम हर जगह, उनको पे करना होता है. तो उसकी वजह से सेकंड हैंड अच्छी गाड़ी की कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा होती है. एंड अगेन आपने गाड़ी ली है कैसी नहीं है. अब देयर आर लाइक कपल ऑफ वेबसाइट्स जो कि कहते हैं कि जी हमसे गाड़ी परचेज करें, बड़ी फेमस है, आई वुड नॉट नेम देम ओवर हियर, बट वो फेमस वेबसाइट्स हैं, सब समझ गए होंगे. सो वो कहते हैं जी हमारी रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर आप गाड़ी ले लेंगे. कितनी ही गाड़ियां होंगी जो कि वाकई जेन्युइन आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मिल जाती है आपको गाड़ी, बट आपकी मे बी लाइकिंग में ना हो कोई 19-20 का. अगर तो बजट की कंस्ट्रेंट्स हैं फिर तो एक और बात है, सही है. लेकिन अगर कोई 19-20 का ही थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो मैं इसलिए नई गाड़ी प्रेफर करूंगा. एक देखिए नई गाड़ी आती है वारंटी में, आजकल 4 इयर्स की या 1 लाख किलोमीटर की मोस्टली कंपनीज को 4 साल कोई 5 साल की वारंटी दे रहा है. वो पीस ऑफ माइंड जो आप लेते हैं ना जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो जो पीस ऑफ माइंड आपका है ना, उसकी कोई बर्थ नहीं है. अच्छा, लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि यू हैव अ बजट ऑफ 20 लाख रुपए, सही, और उसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास. एक आपके पास है सेकंड हैंड रीबॉर्न, ठीक है, जो कि जाहिर है कोई मेरे ख्याल से 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई है, सही, ठीक है. और दूसरे हाथ लाइक आजकल आई थिंक 20 लाख के तो उसमें आजकल कुछ आता ही आजकल तो 20 लाख में ऑल्टो ऑल्टो ही आ जाएगी. तो आपके पास अगर ये 2 ऑप्शंस हैं, आपने गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो आप कौन सी परचेज करेंगे? देखिए अगेन मैंने कहा ये प्रेफरेंस है आपकी, हाँ. ठीक है. लेकिन इस सिचुएशन में पहली बात है मैं तो इस सिचुएशन में नहीं आ सकता, हाँ. ठीक है. नहीं, लेकिन अगर लेकिन जर्नली ये है कि ऑफ कोर्स अगर हम लॉजिकली देखें तो हमें वही जो रीबॉर्न है वही लेनी चाहिए, ठीक है. और उसमें ऑफ कोर्स फिर वही वाली बात आ गई ना कि जो मैंने शुरू में कहा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है. अगर तो आप कहते हैं कि जी मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी डिग्गी हो, ठीक है, और वो 1400-1500 सीसी 1600 सीसी हो, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन. और ऑफ कोर्स आपने हाईवेज पे भी चलानी है, लॉन्ग पे भी चलानी है, ठीक. तो उस पर्सपेक्टिव में, लेकिन वो जिस तरह से आप लेंगे 18-20 लाख की, उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और जो पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिलेगा उसका ऑफ कोर्स एक है. सो यू विल बी मेकिंग ऑल्टो में वो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा. एटलीस्ट ये है कि वो आपको वारंटी में मिलेगी. मेरा वैसे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये रहा है कि अगर ऑल्टो आपने खरीद ली है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेट्स से 5 years डाउन द लाइन, ठीक है ना, यू हैड दीज 2 ऑप्शंस, या सिविक ले सकते हैं या ऑल्टो ले सकते हैं. 5 साल बाद ज़ाहिर थोड़ा वियर एंड टियर उसका भी, ऑल्टो का भी ज़ाहिर हो जाए. सो 5 साल बाद व्हेन यू हैव टू मेंटेन बोथ कार्स, तो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें ऑल्टो के ऊपर, वो आपको फिर भी वैसा नहीं होगा कि वो 800 सीसी कार कितनी है, 660, तो 660 है, और वो आप उसके ऊपर थोड़ी एफर्ट करके आप उसको 1300-1500 सीसी नहीं कर सकते. आप उसमें वो जो कंफर्ट है सिविक वाला, लेकिन जो शशका है ना बॉयज वाला, जो जिस आई नो फ्रॉम वेयर फ्रॉम यू कमिंग फ्रॉम, वो जो शशका है ना वो आपको सिविक में ही मिलेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें, पीस ऑफ माइंड जिस तरह मैंने कहा, और हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है. आप कहते हैं यार कोई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 10 दफा भी मैकेनिक के पास जाना पड़े, इट इज नॉट द केस. देखें मैंने यही बात पहले भी की कि लाइक देयर आर गुड कार्स इन द मार्केट एज वेल,
कुछ लोग होते हैं जो बड़ी केयर से रखते हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ी एहतियात से रखी होती है, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी पेंट की उन्होंने प्रोटेक्शन की होती है। सो वो ढूंढने से तो वो कहते हैं ना खुदा भी मिल जाता है। तो वही वाली बात है कि अच्छी गाड़ी अगर आपको मिल जाए, मेंटेनेंस का जो है वो थोड़ा सा जाहिर है वो काफी सब्जेक्टिव टर्म है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी किस कंडीशन में रख रहे हैं। बट आई गेस कि स्टिल इफ इट्स अ 1800 सीसी कार जो थोड़ी वही अच्छी चली हुई है, तो आपको फिर भी यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट गोइंग टू द वर्कशॉप आई गेस। बट स्टिल अगर इफ यू हैव टू पिक वन ऑफ दीज टू ऑप्शंस आज के समय लाइक टाइम नहीं अगेन वही वाली बात है ना कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो आप अपना सोचो ना, अपना सोचो। अगर दो गाड़ियां हैं इस वक्त तो मुझे बताया आपने एक पिक। देखें अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं ना, और मुझे ये पता हो कि ये गाड़ी फॉर एग्जांपल ये सिविक रिबॉर्न कोई मेरे जान पहचान के बंदे ने रखी हुई है और मैंने उसको देखा है, तो मे बी आई गो फॉर दैट। लेकिन अगर आप मेरे से प्रेफरेंस पूछेंगे जाती तौर पे, मेरे पास ऑल्टो भी है और यही जो आजकल चल रही है 660 सीसी वाली, मैं तो उससे बड़ा कंफर्टेबल हूँ, स्पेशली उसकी जो एवरेज है, और विद इन सिटी चलानी है तो आई वुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन बाइंग स्पेयर पार्ट्स and spending so much time at the mechanic. And also like जो fuel consumption है, that's also like fuel consumption भी एक major factor है, but of course जब आप Civic ले रहे होते हैं तो it comes वो पैकेज का हिस्सा है कि उसकी fuel consumption अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब again practical terms में आपकी preference क्या है, आपको शशका चाहिए, एक वो कि जी बड़ी गाड़ी है, डिग्गी वाली गाड़ी है, सो 1980 का भी कोई मॉडल हो सकता है जो बड़ी वेल केप्ट कार हो और आपको मिल जाए। सो उस सिचुएशन में अगर आप मुझे छोड़ के और जर्नली देखें तो आई थिंक कि सिविक की तरफ ही ज्यादा इंक्लिनेशन होगी लोगों की, बट अगेन सेइंग दैट डिपेंड्स अपॉन की कंडीशन कैसी है गाड़ी की। अगर तो कोई आउट क्लास कंडीशन है, आपको पता है उसके प्रोज एंड कॉन्स, जो उसका सेलर है वो आपको एक चीज सही बता रहा है, विच इज अ रेयर केस, तो फिर तो ठीक है, सही है। बट जनरली जो मैंने देखा है दोस्तों यारों में, जो एक्सपीरियंसेस मैंने लोगों से सुने, वो यही होता है कि यूजुअली वो गाड़ी तो ले लेते हैं एक्साइटमेंट में, 2 साल 3 साल रखने के बाद, तंग होने के बाद इवेंचुअली दे सेल इट ऑफ टू अपग्रेड और वो न्यूअर मॉडल्स की तरफ जाते हैं। तो मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि आपने लेना है तो शौक तो है ही है, अगर इफ यू लाइक दिस शेप और रीबॉर्न, लेकिन थोड़ा सा टॉप अप करके कहीं पे थोड़ा बेहतर न्यूअर मॉडल ले लें, अगर आगे पीछे किसी का आप जानते हैं किसी को उस तरह से। और अगर like I've seen your car, you keep it like really well maintained and you're like आपको ज्यादातर पता होता है कि कौन सा शैम्पू यूज, क्या केमिकल्स लगाने हैं, कौन सी कोटिंग करवानी है। तो टेल मी द डिफरेंस। अभी रिसेंटली लाइक मेरे जो है एक दोस्त हैं, उन्होंने गाड़ी चेंज की है, तो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने मुझे बोला कि ये पीवीसी कोटिंग हुई है इसके ऊपर। पीवीसी कोटिंग थी क्या, पता नहीं वो पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कोटिंग होती है। और उससे पहले मैंने वो जो अपनी शायद गाड़ी पे भी करवाया था, उसको कहते हैं सेरामिक कोटिंग। तो ये क्या दोनों फर्क है, इसके बारे में बताया कुछ। इसका बेसिकली ये है कि जो कोटिंग होती है, एक तो शीट होती है प्लास्टिक की तरह की शीट होती है जो पीपीएफ है, उसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बोलते हैं। पहले हम उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें भी डिफरेंट वैरायटीज आएंगी, और वही कहते हैं ना कि कितना गुड़ डाल रहे हैं और कितना मीठा हो रहा है, तो वो मिठास के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट। सो उसमें आपको नॉर्मल प्राइस में भी मिल जाएंगी, नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएंगी, एक्सपेंसिव भी मिलेंगी, आपको जर्मन भी मिल जाएंगी, 3M में कंपनी है उसकी भी मिल जाती हैं। फिर डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर कि उसका जो एप्लीकेटर है वो कहाँ से आप उसको अप्लाई करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे। अगर अच्छी क्वालिटी की एंड यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट द कार, ठीक है, उसका पेंट जो है अच्छी क्वालिटी की लगाएं तो ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, ठीक है, और आप की किस तरह की ड्राइव है और किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं। अगेन पर्सनल प्रेफरेंस होती है। इसकी 4 to 5 years की वारंटी होती है, ठीक है, लेकिन जो सस्ती होगी फिल्म या उसकी वो आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिस तरह के मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे बहुत वेयर एंड टेयर है, यहाँ पे स्मोक भी होती है। दोनों सिनेरियोज में बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे ऐसा बंदा जो अर्बन सिटी में रहता है, ठीक है, और मेरा ज्यादा कम्यूट मोटरवे पे है या शहर के अंदर भी लाइक बहुत ज्यादा बम्पी एरियाज में मुझे नहीं जाना है, कंपेयर टू समबडी हु लिव्स लाइक मे बी थोड़ा कंट्री साइड पे, या जिसका थोड़ा ज़रा जाहिर है ज्यादा मेंटेनेंस वाली सिचुएशन में अगर वो कम्यूट है, तो क्या फिर फर्क होगा क्या, मतलब उस सिचुएशन में
क्या कोटिंग दूसरी करवानी चाहिए और इस सिचुएशन में डिफरेंट होना चाहिए? देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना जो समझने का, जो फिल्म लगा रहे हैं आप, ठीक है, वो बेसिकली गाड़ी को माइनर स्क्रैचेस से बचाएगी फिल्म। जो कोटिंग्स हैं वो सिरेमिक हो, वो ग्लास हो या डायमंड हो, आप चाहेंगे तो हम उस पर भी देख लेंगे तीनों को। वो बेसिकली गाड़ी को जो जो एक मिसकंसेप्शन है ना कोटिंग के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म, कोटिंग के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि वो जी चिप ऑफ्स जो आपके स्टोन चिप ऑफ्स होंगे वो रोक लेगी। दिस इज नॉट द केस। बेसिकली कोटिंग जो है वो आपकी पेंट की लाइफ को एनहांस करती है। यूवी की जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स है उससे प्रोटेक्शन दे देगी। अक्सर होता है आपने गाड़ियों पे देखा होता है उसको स्विल्स होते हैं जिसको आम जबान में जाल बोलते हैं, जाला बन गया। वो जाला क्यों बनता है? बिकॉज डस्ट है, यहाँ पे एनवायरमेंट ऐसा है, शैम्पू का हमें सही नहीं पता होता, माइक्रोफाइबर कपड़ा यूज नहीं करते, कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि सर्फ से धोनी है शैम्पू से, तो वो डिफरेंट वेयर एंड टेयर से स्विल्स आ जाते हैं। तो जब आप कोटिंग कराते हैं वो स्विल्स निकल जाते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो उससे नाज और नखरे आप नहीं उठाते, तो वो गाड़ी फिर उसी कंडीशन में वापस भी आ जाएगी जिसमें वो चली थी। तो ये अगेन जो है ना मतलब मैं ये कहूंगा कि इसमें शौक है आपका, अगर इफ यू आर रियली इनटू यू नो क्लीनिंग द कार और आप खुद उसकी केयर कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी मुझे बताया कि अगर पीवीसी जो पीपीएफ कोटिंग है, पीपीएफ कोटिंग जो फिल्म है वही पीपीएफ, तो कंपेयर टू सेरामिक कोटिंग, मतलब व्हिच वन वुड यू प्रेफर? देखिए इफ आई हैव द मनी, ठीक है, अगेन अब मुझे उसकी एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है रेट्स में कि वो रोज रेट चेंज हो जाता है। बट एज फार एज आई नो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक भी ये कोटिंग्स लगती हैं अच्छी क्वालिटी की। इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट सो मच मनी ऑन योर कार, फॉर एग्जाम्पल आपने 30-40 लाख रुपए की गाड़ी ली है, आपने साल 2 साल रखनी है, तो उसको रखने की भी मेंटेनेंस की टिप्स हैं जो कि वो उसी ऑलमोस्ट टू दैट शोरूम कंडीशन में वो 3-4 साल 2 साल निकाल जाएगी आपकी। आप फिल्म लगा लेंगे वो आपको माइनर स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन दे देगी। डेंट आएगा गाड़ी पे, माइनर डेंट, मैं आई एम नॉट सेइंग कि जी मेजर हो जाए, और वो माइनर कोई साइकिल लग गई हैंडल, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल का हल्का सा हो गया, कोई टांगा रिक्शा, तो वो फिल्म के ऊपर आएगा इफ इट्स ऑफ द गुड क्वालिटी। अगर वो चीप क्वालिटी की आप फिल्म लगा रहे हैं, एप्लीकेशन उसकी ठीक नहीं हुई, तो उस पर भी फिर स्विल्स आएंगे, वो फेड आउट हो जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा उसका। फिर फिल्म लगाएंगे तो उसकी केयर भी करनी होगी आपने, उसका कोई शैम्पू होगा स्पेशल, कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज करेंगे, उसकी वॉशिंग की टिप्स होंगी, उसको फॉलो करेंगे। कोटिंग की जो मिसकंसेप्शन होती है, जो कि बहुत से लोग मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, देखिए कोटिंग डिफरेंट उसकी आती है, कोरियन किट्स भी होती हैं, अमेरिकन भी होती हैं, और वेरी करती है, कोई 18,000 भी ले रहा है, कोई 40 भी ले रहा है, कोई एक दो ऐसी कंपनी जो 70,000 1.5 लाख में भी कोटिंग। तो वही बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन कोटिंग आपको बेसिकली पेंट प्रोटेक्ट करेगी और आपकी गाड़ी के पेंट को एक शाइन और डेप्थ देगी। और अगर उसको प्रॉपर आप जो न्यूट्रल शैम्पूज होते हैं, केमिकल फ्री या जो पीएच शैम्पूज होते हैं फ्री, अगर उनको यूज करते हैं, माइक्रोफाइबर यूज कर रहे हैं, माइक्रोफाइबर स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं, डस्ट से उसको बचा रहे हैं, केयर कर रहे हैं थोड़ी सी, और उसकी क्लीनिंग आप उस हवाले से कर रहे हैं, तो वो उस कोटिंग को कुछ नहीं होगा। अब होता ही है, लोग कोटिंग करा लेते हैं, एक तो देयर आर मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ एप्लीकेटर्स नाउ, हर जगह आप जाएं तो जी ग्लास कोटिंग करा लें, सिरेमिक कोटिंग करा लें। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उसकी हार्डनेस कितनी है। अब जैसे सिरेमिक कोटिंग है, उसकी 9H है, आजकल एक डायमंड चल रही है स्लीक, उसकी 10H है, ये मिली माइक्रोन्स होते हैं, सो उसकी एक ऊपर पेंट के ऊपर एक आ जाती है। बट ये कहेंगे जी हेल स्टॉर्म से बचा लेगी, ऐसा नहीं होगा। पेंट वो रॉक लगेगा मोटरवे 120 की स्पीड पे, पेंट चिप ऑफ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सही, उस पे भी वेयर एंड टेयर होगा। अगर आप प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो वो डेप्थ और शाइन कहीं नहीं जाएगी। और मैं हर किसी को यही कहता हूँ, गाड़ी सड़क पे चलनी है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में चलनी है जहां हम उस तरह से ट्रैफिक रूल्स को नहीं करते, इंजॉय करें अपनी राइड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पीपीएफ तो जरूर लगवाएं, अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो कोई मसला नहीं है। आप कोटिंग नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। गेट अ गुड शैम्पू, गेट अ गुड हार्ड वैक्स। तो ये वैसे जो ये शैम्पू की जो आपने बात की, मैंने रिसेंटली मेरे ख्याल से अपनी गाड़ी के लिए पहले था शैम्पू नहीं, उससे पहले जो सर्फ जो भी चीजें वही चल रहा था। आजकल तो वो पंप वाले भी सर्फ छोड़ गए, वो भी शैम्पू पे आ गए। तो मुझे ना अभी रिसेंटली जब मैं गाड़ी मेंटेन करवाने गया तो वहाँ बंदे ने बताया, उसने कहा जी आप शैम्पू यूज करें, क्योंकि मैं तो तो
मुझे पता चला कि अच्छा ये भी जो शैम्पू है ये भी गाड़ी का रंग जो है उड़ा देता है, क्या करता है? देखिए वही वाली बात है ना कि उसमें कुछ ऐसे शैम्पूज होंगे जो कि मे बी रंग तो नहीं उड़ाएगा, बट ये है कि वो लो ग्रेड हो, मे बी प्रॉपर ना हो। लेकिन सर्फ का जो वो क्या नुकसान होता है? सर्फ देखिए सर्फ में तो हाँ। केमिकल्स है ना, हाँ। और उसमें छोटे वो क्या कहेंगे वो Particles जो पार्टिकल्स होते होते हैं, हैं, तो वो स्विल्स डालेंगे, प्रॉपर पेंट का शाइन ऊपर से खत्म करेंगे। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि एटलीस्ट जो मेजर आपकी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के 10 15 20 जहाँ पे मैं गया और मैंने देखा, हाँ। वहां पे अब सर्फ इस्तेमाल नहीं होता पंप्स पे भी, शैम्पू होता है। शैम्पू की हो सकती है कैटेगरी के वो कौन सा कर रहे हैं, ब्रांडेड है अनब्रांडेड है व्हाटसोएवर, एंड अवेयरनेस एटलीस्ट जो हमारे बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, जहाँ मेरा रीसेंट बहुत ज्यादा मेरा ट्रैवल रहा है इन शहरों में, वहां तो मैंने देखा माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स और स्पॉन्ज ही यूज अच्छा, होते हैं अच्छे okay. अच्छे पंप्स के ऊपर। ठीक। सो अगर आपको अवेयरनेस है तो वो सस्ती सी चीजें होती हैं, एक दफा लेके गाड़ी में ही रख लें, जब धुलवाने गए तो पंप वाले को कहा कि भाई ये कपड़ा इसको अच्छी तरह साफ कर लो, माइक्रो फाइबर की क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, मैग्नेट टॉवल्स होते हैं ड्राई करने के लिए, पॉलिशेस आती हैं डिफरेंट, वो आप यूज करें। अच्छा पेंट का ये होता है कि फिर वो डिफरेंट कैटेगरीज है ना, अब तो अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है तो वो बिला वजह गाड़ी को कंपाउंड क्यों कराएंगे आप जब भी किसी नॉर्मल वो कॉर्नर डिटेलिंग शॉप पे ले जाएंगे जो किसी पंप पे होगी, वो कहेगा जी कंपाउंड करा लें जी, ठीक है। अब वो बेसिकली कंपाउंड की जरूरत ही नहीं है गाड़ी को। इम्परफेक्शंस हैं पेंट में, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की अब जो है वो वैक्स अवेलेबल है, पॉलिश का जमाना भी चला गया, वैक्स आती है, ठीक है, और बड़ी रीजनेबल हजार लास्ट टाइम आपने पता नहीं हार्ड वैक्स की हार्ड वैक्स। अब देखिए सिरेमिक कोटिंग वैक्स, हार्ड वैक्स 1500-1000 में अच्छी कंपनीज की भी मिल जाती हैं, 1500-1000-2000। सो इट्स नॉट कि आपने कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है, और एक आप अगर वैक्स लेने और आपकी 3 गाड़ियां भी हैं तो वो आपका 6 महीने आराम से निकाल जाती है, ठीक है। और वही अगर आप उस इन दी अमाउंट ऑफ दैट देखें तो यू विल बी पेइंग द सेम अमाउंट टू द पंप गाय। वो कौन सी पॉलिश यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उसके अलावा इसी तरह कोटिंग का होता है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी कोटिंग नहीं करानी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपको डेप्थ और शाइन चाहिए शोरूम वाली, आप जरूर कराएं, बट देन देयर आर मिलियन ऑफ पॉलिशेस एज वेल, लेकिन उसकी एप्लीकेशन में हम एक्सपर्ट्स नहीं होते, ठीक है, और हर वक्त मतलब पॉसिबल भी नहीं होता। तो आप एक करा लें अगर कोटिंग आपका है प्रेफरेंस, ठीक है, अच्छी सी जगह से, और उसके बाद आप एक अच्छा शैम्पू और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखें और उसको बड़ा और ये शैम्पू जो है इसकी वो मुझे जो पता चला वो ये कि थोड़ी सी क्वांटिटी डालते हैं और कोई मिट्टी का तेल भी डालना होता है इसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दें? नहीं अच्छा। मट्टी का तेल नहीं डालना, आप बकेट लें। आजकल पानी जो है वो उसकी बड़ी शॉर्टेज है पाकिस्तान में, तो हम खड़े हो जाते हैं पाइप से धोने। वो 2 बकेट मेथड है, एक में आप शैम्पू बनाएं, थोड़ा सा शैम्पू डालें, बाल्टी के अंदर शैम्पू बनाएं, स्पॉन्ज रखें, स्पॉन्ज उठाएं, गाड़ी पे वो शैम्पू अप्लाई करें, साफ पानी वाले में रखें, तो वो साथ साथ साफ भी होता जाएगा, और वो अगर उसको मट्टी, कोई डस्ट, कोई डर्ट है तो वो गाड़ी के ऊपर स्विल्स नहीं बनाएगी। 2 बकेट से आप कर लें। बाकी लोगों को मिसकंसेप्शन है जो वॉशर होते हैं, प्रेशर वॉशर, कि जी पानी ज्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो पानी प्रेशर से फेंकते हैं, लेकिन वो उससे आम जो पाइप होता है उससे कम कंज्यूम करते हैं, तो वो भी बड़े रीजनेबल मिल जाते हैं। अगर आप शौकीन हैं आप लेके घर पे रख लें, 6000, 8000, 10,000। और जो गाड़ी की लाइक जो हम सर्विस करवाने जाते हैं तो जाहिर है वो नीचे से भी साफ करते हैं, तो वो शायद घर में अगर आप कर रहे हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होगा, या हो जाती है घर में भी? घर में हो जाती है, अब नीचे घुस के मैं खुद भी करता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपने कहीं ऑफ रोड गाड़ी चलाई है, या आप कहीं बर्फ में चलाई है, या आपने कहीं, तो वंस इन वो करा लें। लेकिन एक चीज का ख्याल, वो अक्सर डीजल मार देते हैं नीचे, अच्छा, या पेट्रोल मार देते हैं, जी पेट्रोल मार दिया साफ हो, वो वक्ती तौर पे तो साफ होती है, बट वो डस्ट को अट्रैक्ट करती है, और स्पेशली शॉक्स में जब वो फंसती है और डस्ट को अट्रैक्ट करती है, और लाइफ सस्पेंशन और शॉक्स की उससे कम होती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, तो वो नहीं कराना चाहिए। तो जो ये जो उसकी होती है रबर्स होती हैं जो ये तो इसकी लाइफ को करने के लिए, इनहैंस करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए अंडर कोटिंग आती है आजकल, जैसे अब हम ऊपर कोटिंग की बात कर रहे हैं कि जैसे सिरेमिक कोटिंग है, या इस तरह अंडर कोटिंग्स भी आती हैं। अगर आप उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नमी वाला इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्ट है, वो नीचे से जंग लग सकता है या रबर खराब, तो वो अंडर कोटिंग भी हो जाती है। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा कि जो गाड़ियों को जंग लगता है, तो जंग लगने की क्या वजह होती है? डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे।
कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नमी बहुत ज्यादा होती है, बारिश हुई, जैसे कराची में हाँ बारिश हुई कभी या नमी है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उससे उसकी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, मतलब अंडर कोटिंग करा लें, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, तो जंग फिर वो से महफूज रहती है, मतलब वो एक कोटिंग आ गई ना तो वो उसको रस्ट से बचाता है। अच्छा। अब जैसे इस्लामाबाद में मैंने नहीं कभी एक्सपीरियंस किया इतने अरसे में कि कभी हुआ हो, मतलब यहाँ बारिशें बहुत होती हैं, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट, और मैंने कभी अंडर कोटिंग भी नहीं कराई गाड़ी की। The only thing that I do is, you know, I just clean it properly हर जगह से, I've got brushes and everything, so हो जाता है उससे। और गाड़ी को मेंटेन करने के हवाले से लाइक इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर? बस ये है कि टाइमली उसको मेंटेनेंस जो होती है, टाइमली ऑयल चेंज करें, नेवर डिले दैट, ठीक है। अगर आप और ऑयल की सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, उसमें कौन से ग्रेड का ऑयल डाल रहे हैं, सिंथेटिक है, नॉन सिंथेटिक है, किस तरह से है, किस तरह से नहीं, तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, और इतना लिटरेचर अवेलेबल है, वो कहते हैं ना ऊपर खुदा है तो नीचे गूगल है, तो गूगल जिंदाबाद, तो आप गूगल कर लें, टाइमली मेंटेन करें। अच्छा एक ये भी होता है जी डीलरशिप, अब डीलरशिप वाले बड़ा फंसाते हैं नई गाड़ी के पर्सपेक्टिव से। अब आपने गाड़ी ले ली डीलरशिप से, वो कहता है जी मेरे से ही कराओ नहीं तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। अच्छा। अब ये नहीं होना चाहिए। मेरी अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो शेल का ऑयल दे रही है, मैं कहता हूँ मैंने शेल का नहीं डालना, किसी एबीसी कंपनी का डालना, तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए ना, गाड़ी मेरी है, सो ऑयल की प्रेफरेंस मेरी हो। जब गाड़ी मैंने अपनी पसंद से खरीदी, मुझे पता है कि जी ये ऑयल अच्छा नहीं है और ये ऑयल इम्पोर्टेड है, अच्छा इसका किस तरह से बंदा डिसाइड करे कौन सा ऑयल, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ गाड़ियां जो है वो ऑयल खाती हैं, ठीक है ना, तो ऑयल कम होना शुरू हो जाता है, तो वो उसमें मतलब जाहिर है वो आप मेरे ख्याल से लोअर ग्रेड का जो होता है वो यूज करते हैं, ताकि वो डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में है, विंटर है, समझ है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है इसकी ऑयल की। इवन इसी से अगर हम देखें टायर्स, अभी आपने देखा कि जैसे कुछ लोग, तो ऑयल का पहले बताया ना कि ऑयल का क्या करें फिर, लाइक किस तरह से सिलेक्शन जो है वो किस तरह से करनी चाहिए, कौन सा ब्रांड यूज करना चाहिए, कौन सा उसमें जो ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट वो कौन सा यूज करें, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? हाँ, उसमें मेरी इतना मुझे ऑयल्स का मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे आप पहली बात ये है कि आप ये देखें कि उस कंपनी ने कौन सा ऑयल रिकमेंड किया हुआ है उस इंजन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सिंथेटिक ऑयल्स आर देयर, जो कि जिसको आम अगर हमारे व्यूअर्स जो है नॉर्मल उसमें कि जिसका थोड़ा पतला ऑयल है, मतलब टेम्परेचर कैसा है, क्या गर्मी तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, क्या वो ऑयल थिक तो नहीं हो जाता एनवायरनमेंट में, या पतला तो नहीं हो जाता, इंजन के वेयर टेयर पे क्या होगा, वो कितने किलोमीटर्स है, थोड़ी सी अगर हम रिसर्च कर लें कि जी वो 5000 की दे रहा है तो आप 5000 का वेट ना करें, अगर वो 7 की दे रहा है तो आप वेट ना करें, थोड़ा पहले चेंज कर लें। और वही वाली बात है कि अगर आप उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर रिकमेंडेड टाइमली चेंज कर रहे हैं, गाड़ी को सफाई करा रहे हैं, और अगर आप पेट्रोल पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप कौन से पंप्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको हल्का फुल्का कहीं लगता है कि एक पंप अच्छा है, ठीक है, उसका पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है, वो आप करें। एक बड़ा आजकल आपने सुना है कि नई गाड़ियां हैं उनके कैटलिस्ट कन्वर्टर लोग कहते हैं जी बड़े खराब होते हैं, तो वो बेसिकली यही है कि वो फ्यूल क्वालिटी ठीक नहीं होती, कुछ जगहों की अच्छी होती है, तो वो पिक योर पंप्स देख लेंगे। कुछ लाइक आप वैसे हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिक्स डलवाते हैं या सिर्फ पेट्रोल डलवाते हैं? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका ये होता है कि डिपेंड करता है, लेकिन वही वाली बात है, इफ यू आर ड्राइविंग अ नॉर्मल कार, वो टर्बो नहीं है, फॉर एग्जांपल टर्बो चार्ज नहीं है, तो आई थिंक कि जो नॉर्मल फ्यूल है वो भी यूरो 5 कंप्लाइंट है, दैट वर्क्स परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन अगर टर्बो है और उसको उस क्वालिटी चाहिए, उसका जो रिसर्च नंबर होता है, फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड है 95, तो आम मिल रहा है रॉन 95, जिसको आम जो होता है वो रॉन 95 होता है, यूरो 5 कंप्लाइंट। अगर कंपनी की है प्रेफरेंस 97 पे, उन्होंने कहा है कि आप डालें, देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जो तंग करते हैं इसमें बिकॉज ऑफ द फ्यूल क्वालिटी, तो जाहिर सी बात है जितना बेहतर फ्यूल होगा उतनी बेहतर उसकी होगी। बट अब कॉस्ट देख लेना, अभी पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई है, 160 का तो नॉर्मल फ्यूल है, तो हाई ऑक्टेन वुड बी, आई एम नॉट श्योर कि आज का क्या रेट है, बट 170 होगा पीएसओ का हाई ऑक्टेन, जो उसको हाई ऑक्टेन बोलते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो 180 190, तो एवरीवन कांट अफोर्ड इट। लेकिन बट देन देयर आर सर्टेन ब्रांड्स ऑफ कार्स जो कि नॉर्मल फ्यूल पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती। द कार्स दैट आई हैव, आई हैड नेवर हैड एनी इशू, तो मुझे तो कभी नहीं हुआ नॉर्मल फ्यूल पे, अच्छी जगह से डलवाएं तो इट रन्स परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन अगर आप मिक्स कर लें उसको, फॉर एग्जांपल कि कभी हाई ऑक्टेन डाल लिया एक आध दफा,
मंथ में या मिक्स कर लिया तो उससे बेहतर हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो जितनी बेहतर क्वालिटी होगी उतना बेहतर वो इंजन के लिए रहेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम इस तरह करेंगे, या तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे 30 मिनट से ठीक है। 1 घंटे पे ले जाते हैं, और या कमर्शियल ब्रेक को ही एंटर कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब टायर्स के ऊपर एक हम्म। डिस्कशन करते हैं कि एक तो ये कि अभी रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी के टायर भी चेंज किए, और लाहौर में मुझे काफी मार्केट्स जो है वो घूम फिर के वापस एक जगह पे नीला गुंबद भी गए नीला गुंबद ही गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से पहले मैं कोई पता नहीं कहाँ लंडा बाजार के करीब गया, वहां से मैं निकला, कोई 2-3 मार्केट्स और मैंने एक्सप्लोर सही। की, और नीला गुंबद हालांकि मेरे ऑफिस से करीब तरीन था, बट आई एक्सपेक्टेड कि नीला गुंबद जो है ना वो शायद महंगा होगा ज्यादा या व्हाटएवर। तो वह घूम के जब मैं नीला गुंबद पे आया, मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टायर। ठीक है। मैं जो मेरी गाड़ी के रेकमेंडेड टायर है उससे थोड़ा सा बड़ा टायर चाह रहा था, और मैं वो इसलिए चाह रहा था कि क्योंकि मेरी गाड़ी क्रॉस ओवर है तो वो थोड़ी सी उसकी हाइट बढ़ जाती है, और दूसरा ये था कि मुझे किसी ने बोला कि यार चाइनीज टायर डलवा लो, वो भी इतना टाइम चल जाता है, बट मैं फिर अल्टीमेटली मेरे ज़हन में ये आया यार 20-25 हज़ार के फर्क से बेहतर है कि मैं जो डनलॉप का टायर है वही डलवा लेता हूँ। खैर, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर टायर्स? तो क्या आप क्या देखिए, mind इसमें होता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, आपकी गाड़ी और जो सड़क है, रोड है, हाँ। उसका जो आप दोनों का मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? वो टायर है। हम्म, ठीक है। तो आपकी गाड़ी की और आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी उसी टायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। सही। ठीक है, क्योंकि वही आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द रोड। ठीक। एंड ऑफ कोर्स टायर की मेंटेनेंस भी एक अलग ही कहानी है कि उसका एयर प्रेशर विद इन सिटी कितना होना चाहिए, मोटरवे पे कितना होना चाहिए। अक्सर आपने सुना है कि जी गाड़ी मोटरवे पे जा रही थी स्पीड में और ब्रस्ट हो गई और टायर अच्छा नहीं था, ये था वो था। उसकी मेंटेनेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टायर की। वो चले उस पे भी हम कभी बात करेंगे। अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट, बैलेंसिंग है, एयर प्रेशर अगेन प्ले तो करता वैसे है। ये बता ही नहीं, चूंकि आपने मेंशन कर ही दिया है कि जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो क्या गाड़ी का देखें, कितनी आपने अक्सर pounds होनी देखा होगा चाहिए? कि डिफरेंट गाड़ियां, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो उसके साइड पे एयर प्रेशर लिखा होता है, जिसको है। PSI बोलते हैं। ठीक है। वो जो उसका एयर प्रेशर का एक गेज है, उसको गेज करने का। सो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसका 35 रिकमेंडेड है। वो जितना जो टायर है ना, वो उसमें हवा कम होगी, इन्फ्लेटेड होगा, उतना चांस है उसको कि वो कहीं जो कैट आइज हैं, कहीं रोड कॉर्नर्स है, वो टकराएगा तो उसका फटने का चांस है। वो जितना फुल होगा अपनी कैपेसिटी पे, आखिर कंपनी ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स होते हैं कंपनीज के, और पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां मिल रही हैं जिसमें टॉप आपके टोयोटाज हैं, होंडाज हैं, अभी न्यू आई हैं, किया है, हुंडई है, उसके अलावा और सुजुकी है, तो ऑफ कोर्स उनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उन्होंने किसी वजह से वो एयर प्रेशर रिकमेंड किया। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि विद इन सिटी आपको कुछ नहीं कहता लो प्रेशर। अगर 35 रिकमेंडेड है, आप 30-32 रख लें, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ज्यादा बम्प्स होते हैं, जगह जगह खड्डा है, वो फिर आपका जितना ज्यादा हवा होगी उतना स्टिफ होगा टायर, या सख्त आपको फील होगा। तो वो फिर कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के ना, जो कहते हैं कि जी जीरो नॉइस हो, गाड़ी में आवाज ना आए, तो फिर उसके हिसाब से आपने करना है। लेकिन इफ यू आर ओके तो मोटरवे पे कोशिश करें कि जो रिकमेंडेड उसका टायर प्रेशर है वही रखें, ताकि किसी भी हादसे से आप बच सकें। तो उसमें वो एक आपको ऑप्टिमम ब्रेकिंग ग्रिप की वो देगा। टायर ब्रांड की आपने बात की, देखिए टायर ब्रांड 2-3-4 किस्म के आते हैं। चाइनीज का आपने जिक्र किया, बहुत सी कंपनीज के स्मगल टायर्स आते हैं। अब अगर आप उनकी पिक्चर्स देख लें कि वो कैसे स्मगल हो क्या रहे, तो आप कभी भी ना खरीदें। वो उसमें आते हैं, बल्क में आते हैं, उन पे रोप्स लगी होती हैं, कोई सी से आ रहा है, कोई बॉर्डर से क्रॉस होके आ रहा है। अच्छा। तो हमेशा गो फॉर अ टायर जिसकी वारंटी हो और जिसकी ऑथराइज्ड कोई डीलरशिप हो आपकी सिटी में। ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे डनलॉप है उसकी भी होगी, योकोहामा है, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल है। कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि आपको जेन्युइन और न्यू मैन्युफैक्चर्ड टायर मिले, क्योंकि मोस्टली जो टायर्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं, तो उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है 3 अच्छा, साल। मैंने ये भी 4 देखा कि साल। लाइक आमतौर पे जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिकॉज इसकी जाहिर है जो आप कह रहे हैं शेल्फ लाइफ होती है, तो अगर 3 साल 4 साल पुराना टायर है, चाहे आप नया भी खरीद रहे हैं,
तो इट्स नॉट No, सेम no, एज it's not. मैंने कहा ना कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही आपका रोड हाँ। का, और हम सब करते ही यही और जो आमतौर पे लोग 2 नंबर ही करते हैं, जो टायर्स बेचने वाले वो यही करते हैं ना कि जब आपको पुराना टायर तो वो उसको टेम्पर कर देते हैं ना। ठीक, अगर अच्छा, temper भी हाँ, कर देते हैं। उसको अब जब आप कभी टायर लेने जाएं तो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बेशक आप, ये तो नहीं कि आप चाकू से खुरच लें, बट कोई लाइट जैसे स्क्रैच कार्ड हम स्क्रैच करते हैं, हाँ। उस तरह से उसे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन है कि नहीं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि उसमें वीक्स लिखे होते हैं और ईयर लिखा होता है। ठीक है। तो वो भी जो सादे लोग होते हैं मेरी तरह Confusing के, है, हाँ। ठीक है, उनको वो कहते हैं कि जी ये इस पे तो ये लिखा है, तो ये इस मंथ का। वो वीक्स और ईयर होते हैं, वो टायर के कॉर्नर पे होता है, तो इनर साइड पे भी होता है, आउटर साइड पे भी कभी होता है। तो वो जरूर देखा करें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब है, और जितना लेटेस्ट आपको टायर मिलता है, देखिए फ्रेश तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थ्रू प्रॉपर चैनल इंपोर्ट होके कहीं से आ रहा सही। है। बट ये है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कॉन्टिनेंटल के साथ रहा है, बहुत अच्छा टायर है। डिपेंड करता है अगेन आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपको नॉइसलेस टायर चाहिए, आपने वो देखना है। आपको रोड ग्रिप चाहिए, आपने वो देखना है। आपका ट्रैवल स्टिफ जगह, आपका जो ट्रैवल है वो बहुत बम्पी रोड्स पे है, माउंटेन्स पे गाड़ी चलाते हैं, तो आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखना है। देखिए बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं ना, वो अक्सर आपको बताते हैं जी विंटर्स आ गया तो हमने विंटर टायर लगा लिया, अच्छा। समर्स आ गया तो समर टायर लगा लिया। हम सही। कहते हैं जी चाइना का टायर लगा लो। हाँ। चाइना में भी अच्छे टायर है, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे टायर है, बट यू नो डू योर रिसर्च हाँ। कि आपकी गाड़ी कौन सी है। अच्छा, उसमें बहुत से बड़ी कंफ्यूजन होती है। यूजुअली जो पाकिस्तान की नई गाड़ियां हैं उसमें जो टायर लगा हुआ आता है वो यूजुअली जर्नल का होता है, और सही। मेरा ख्याल से वो जो है वो कोई बस तकल्लुफी करते हैं टायर देने का। मोस्टली उसमें या तो वो लोकल मेड होगा, चाइनीज होगा, और वो अच्छे भी ब्रांड्स हैं लोकल, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ। और वो मिनिमम जो उसकी विड्थ का और हाइट का टायर होगा वो देंगे। सही। सो ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच गिव्स यू बेटर ब्रेकिंग एंड बेटर ग्रिप। अच्छा। बट उस प्रिस्क्राइब्ड में, फॉर एग्जांपल आपकी कोई गाड़ी है जिसमें कंपनी से 175 उसकी हाइट, उसकी वेट 65 है, उसका डायमीटर 15 का टायर लगा हुआ है, तो आप देखें कि अच्छा अगर मैं उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी बढ़ा लूं तो क्या मुझे उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम मिलेगी। फिर हमेशा जो भी गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है वो इंटरनेशनल है, तो आप मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख लिया करें कि चाहे थाईलैंड से या सिंगापुर से या मलेशिया से या ये मॉडल्स हमारे पाकिस्तान में आ रहे हो, तो देख लें वहां पे क्या स्पेसिफिकेशंस हैं टायर की, तो वो आप चेंज करा लें। और पाकिस्तान में तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप नई गाड़ी लेते हैं, you pay million of rupees and you know once you buy the car तो आप you are forced to change it because उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी, वो उसका डायमीटर में छोटा लगा होगा, वो उसकी आपको ऑप्टिमम या जो परफॉर्मेंस है ब्रेकिंग है वो नहीं दे पाएगा। सो उसमें ये है कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट अगेन, बट डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। कोई ऐसी गाड़ी है जो आपने विद इन सिटी चलानी है और आपको पता है कि 60 to 80 रहेगी तो ठीक है, सही है, जब तक चलता है चला लें। लेकिन ये होता है कि नए टायर ही लोग लेते हैं और उसी वक्त चेंज कर लेते हैं, तो वो इतना कॉस्ट पे या पॉकेट पे हैवी नहीं होता। लेकिन फिर भी नॉर्मल भी अगर आप 1300 सीसी की कार्स का देखें, फिर भी कुछ भी हो 25 से 30 हजार आप अपने माइंड में रखें, यू हैव टू पे द डिफरेंस। सही सही। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह मैंने गाड़ी का जो रिकमेंडेड टायर है उससे थोड़ा बड़ा टायर खरीदा है, तो उससे गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है उसके ऊपर या जो उसकी जो स्पीड मीटर है उसकी एक्यूरेसी में कोई फर्क आ सकता है? देखिए अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा टायर डाल दिया है। एक तो कंपनी का रिकमेंडेड है, जैसा मैंने कहा डू योर रिसर्च। अब पाकिस्तान के अंदर एक गाड़ी आई है उसमें 175, 65, 15 का टायर लगा है, बट इंटरनेशनल मार्केट में वो सेम गाड़ी सेम मॉडल जो है वो 185 और उसकी विड्थ उन्होंने 75 कर दी या 85 कर दी, व्हाटएवर। तो वो उस हिसाब से वो टायर है। इफ यू डू द रिसर्च, अगर आपको लगता है हाँ इन्होंने जानबूझ के छोटा टायर लगा के आपको दे दिया है, या आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है और आप उसका प्रोफाइल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है प्रोफाइल क्यों बढ़ा रहे हैं टायर का। आइदर आप उससे खुश नहीं थे पहले टायर की परफॉर्मेंस से, आपको ब्रेकिंग बेहतर चाहिए थी, आपकी रोड ग्रिप का मसला था, या जो टायर आपने लगाया आप कहते यार थोड़ा शशका हुआ है गाड़ी में, चौड़े टायर। वो डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जितना बड़ा उसका डायमीटर होगा, विड्थ होगी, उतनी ही एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स वो स्लो होगी, बिकॉज वो एक हिसाब से बना हुआ है, उसकी सस्पेंशन है उस हिसाब से, उस टायर साइज के हिसाब से बनी हुई है, तो वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स जब वो एक्सेलरेशन ज्यादा ले रही होगी गाड़ी, मे बी उसकी टॉप स्पीड तो आपको ज्यादा मिल रही हो बिकॉज ऑफ द ग्रिप एंड एवरीथिंग, बट जब वो एक्सेलरेशन ज्यादा ले रही है, पावर ज्यादा ले रही है, तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगी उसमें। लेकिन मीटर का उससे वो नहीं है उस तरह से, वो अक्सर होता है, बट रोटेशंस का कुछ होता है उसमें। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि
बड़ा टायर है तो रोटेशंस जो होंगी पर मिनट के हिसाब से या पर सेकंड रोटेशंस जो होंगी वो फिर उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में उसकी फर्क नहीं आ जाएगा बिकॉज रोटेशन के हिसाब से स्पीड कैलकुलेट हो रही है ना तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट उसमें मेरा ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि जैसे आप जा रहे होते हैं मोटरवे पे फॉर एग्जांपल और आपने बहुत ही कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बड़ा टायर लगाया और आपको मोटरवे पुलिस रोक लेती है तो आप अच्छा। कहते हैं कि यार मैं तो 120 पे था वो कहते हैं नहीं नहीं right, जी right. 130 पे थे या 140 पे थे तो दैट्स द इशू Okay. कि वो रोटेशंस तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बड़ा टायर लगाया है रिकमेंडेड टायर की निस्बत फॉर व्हाटएवर रीजन जिस तरह मैंने भी लगाया हुआ है तो उसमें फिर आप एक फ्यूल कंजम्पशन भी आपकी ज्यादा हो रही है और आपकी स्पीड भी है इनएक्यूरेट है जी सो यू वुडंट रिकमेंड दैट व्हाट वुड यू नहीं मैंने जैसे कहा कि आप एक उस प्रिस्क्राइब्ड रेंज में रहें तो दैट्स नॉट एन इशू ठीक है okay. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ अभी चूंकि रिसेंटली है होंडा सिटी का नया मॉडल आया उसकी एग्जांपल है कि उसमें जो टायर लगा हुआ है वो बहुत ही एक मिनिमम उसके स्टैंडर्ड पे है मतलब वो मिनिमम शायद स्पेसिफिकेशन थी तो उसको आप इनहांस कर सकते हैं उसका प्रोफाइल थोड़ा बेहतर हो जाता है गाड़ी की लुक भी बेहतर होगी ब्रेकिंग बेहतर होगी कंफर्ट बेहतर होगी तो उस पर बम्प्स शम्प्स आएंगे वो उसको बर्दाश्त करेगा मैं तो आपको लगेगा हाँ वाकई मैं गाड़ी में बैठा हूँ ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैंने 35-40 लाख रुपए लगाए और मुझे रिक्शे वाली फीलिंग आई और मैं हर खड्डे में जाके जो है वो मुझे वो तो वो है और ऑफ कोर्स कंफर्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते बट डोंट गो टू मच फिर उसमें ये होगा वो बहुत बड़ा टायर है तो फिर वो उसकी वॉल्स भी टच करेंगी आपकी गाड़ी के उसमें वो नीचे कहीं खड्डे में लगेगी तो गैप कम होगा बॉडी का और शॉक्स का सही है। सो इफ यू स्टे इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स 10 इधर 10 कम 10 ज्यादा प्लस माइनस 10 दैट्स ओके इफ यू से कि मैं बहुत ही चौड़ा लगा लूं फिर आपको पता है स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ी लगेगी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं थोड़ी हाइट बढ़ा लूं गाड़ी की हाइट ज्यादा हो जाएगी अगेन सेइंग दैट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में रहें ओके क्या हो गया अच्छा अच्छा तो अच्छा सो मुझे बताएं होंडा सिविक 60 लाख की हो गई 61.5 हाँ टैक्स मिला के 62 लाख की 62 लाख की ठीक है और जो आपकी स्पोर्टेज है या टूसन है या एमजी हो MG गई है प्रोटॉन है एक और ग्लोरी भी है ग्लोरी भी है तो ये सारी क्रॉसओवर्स जो है ये भी लगभग उसी प्राइस में कम अभी फिलहाल हाँ वी डोंट नो कब महंगी होती हैं मतलब स्पोर्टेज का आप ये देखें कि काफी इसने कभी नहीं क्वेश्चन तो पूरा पूरा करना जी जी प्लीज पूछो मैंने कहा शायद आप ने पूछ लिया जी 62 लाख की होगी हाँ तो अभी लाइक अगेन हु वुड बाय इट अ लॉट ऑफ पीपल क्यों वो एक फैन फॉलोइंग होती है ना अच्छा। आतिफ असलम का कोई फैन है तो हाँ। आपको पता है उसने वही 10 गाने गाने हैं जो टीवी पे सुन सकते हैं हाँ। फिर भी आप 10,000 का टिकट भर के जाएंगे हाँ। ठीक है तो ये एक फैन फॉलोइंग है और दूसरा जो अभी तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ये है कि जो उनकी सिविक जो टॉप ऑफ द लाइन है हाँ। जो 62 लाख की है विद होल्डिंग टैक्स एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस ऑफ कोर्स आप कराएंगे ही 62 लाख की गाड़ी लेके वो 66 तक टच करेगी अच्छा 65 वट एवर ठीक है 2-1 लाख उसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी 1.5-2 लाख और उसका वो इंश्योरेंस भी होगी और भी चीजें होंगी सो मुझे ये लग रहा है कि दे विल गिव समथिंग आउट मतलब विच इज नॉट अवेलेबल विद इन द पाकिस्तानी मार्केट उसको वो कैच करने के लिए एंड द अदर थिंग जो उसको मार्केट वो करेंगे ना वो उसे कहेंगे ये जी पाकिस्तान की वैसे भी जो आरएस है टर्बो आरएस टॉप ऑफ द लाइन वो इस वक्त पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसमें फास्टेस्ट कार है अच्छा वो प्रोक्लेम्ड ठीक है मैंने चलाई है लेकिन आई ड्रिवन इट माई सेल्फ लेकिन ये नहीं है कि मैंने उसको कोई 240 पे मैं ले गया हूँ आपको मेरा पता है 120 130 से ऊपर मैं नहीं जाता बिकॉज मैं कभी भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की गाड़ी पे रिस्क नहीं लेता ठीक है बट जनरली स्पीकिंग कि उसकी जो मार्केटिंग होगी वो ऐसी होगी कि जी फास्टेस्ट कार इन पाकिस्तान एंड देन जो सिविक की फैन फॉलोइंग है जिनके पास लास्ट जो मॉडल 2016 में आया था वो अभी तक की शेप है दे वुड रियली लाइक टू चेंज इट ठीक है और मुझे तो लगता है कि ये गाड़ी जो है चलेगी टॉप ऑफ द लाइन इसलिए कि उसके जो फीचर्स होंगे जैसे होंडा सेंसिंग जो एक उसका रेडार सिस्टम और वो सेंस करेगा उसकी जो सेंसर्स होंगे उसके अलावा जो टॉप ऑफ द लाइन ग्लोबल अवेलेबल होगी ग्लोबल मींस जो थाई मॉडल हो गया या मलेशियन मॉडल हो गया जो पाकिस्तान में आता है वो उसमें फुल स्पेक्स देंगे यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स otherwise how it would stand out in front of MG
जिसमें ऑलरेडी बड़े एडवांस फीचर्स हैं, ठीक है। लोग हम्म। कहते हैं कि जी मेड इन चाइना है, बट आप फीचर्स देखें, उसकी कंफर्ट देखें तो वो बड़ी एक जबरदस्त गाड़ी है। तो वो कैसे compete करेगी? वो उसी वक्त compete करेगी जब आप उसमें कोई ऐसा उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाएंगे, और वो क्या होगा कि इट इज द फास्टेस्ट कार ऑफ पाकिस्तान एंड देन इट हैज होंडा सेंसिंग। सो मुझे लगता है, और उसकी वो स्मार्ट कार्ड कोई है, कार्ड टाइप उसकी की है, नॉर्मल कन्वेंशनल वो कीलेस एंट्री तो होगी, आई एम श्योर स्मार्ट एंट्री भी होगी। सो वो एक शशका डालेंगे उसमें चीजों में। सो वो बिकेगी। मुझे बाकी दो मॉडल्स का नहीं पता कि वो बिकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी 55 की रेंज में है, मिड वाला। तो उस रेंज में आपको स्पोर्टेज, टूसॉन की जो फ्रंट व्हील ड्राइव्स हैं, या जो नॉर्मल अल्फा है, या प्रोटॉन, ग्लोरी मिल जाती हैं। और उसकी जो प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो जो क्रॉसओवर्स हैं या जो मिनी एसयूवीज हैं, वो प्रैक्टिकली दे आर मोर सॉर्ट ऑफ सूटेबल के आप सिटी ट्रैवल भी कर लें, अर्बन ड्राइविंग भी कर लें, मोटरवे पे भी चला लें। और फिर नई कंपनीज हैं, दे प्रूवन देमसेल्व्स। और क्वालिटी का मुझे सबसे बड़ा इसमें इशू है कि जितनी भी सिविक की जनरेशन आई हैं, स्पेशली जो लास्ट जनरेशन थी जब लॉन्च हुई थी 2016 में, तो इसमें बहुत ज्यादा मेजर ग्लिचेस थे इसकी क्वालिटी में। तो होंडा का अगर क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव हो गया, जो विच आई थिंक के हुआ होगा, बिकॉज दे हैव मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है। बट इसको इमीडिएटली नहीं खरीदना चाहिए, वेट एंड सी एंड रिस्पॉन्ड मार्केट 6 महीने कैसे करती है गाड़ी को। तो एक्साइटमेंट में बहुत लोग बुक करेंगे, ये गाड़ी बिकेगी, टॉप ऑफ द लाइन, इस पे ओन भी होगा, लोग ओन देके भी लेंगे, बट देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। तो अगेन लाइक मार्केट, वुड यू बाय इट? नो, आई वोंट। अगर मैंने 62 लाख लगाने हैं, ठीक है, और 62 या 65 लाख इन, आई एम ऑलरेडी ड्राइविंग अ क्रॉसओवर, तो आई वुड नॉट चेंज इट। जस्ट वो जो गिमिक्स हैं 2-4, नोइंग हाउ होंडा इज, नोइंग देयर मार्केटिंग, उसमें नहीं है। बट अगर मेरे पास पैसे हों थोड़े से ज्यादा, तो आई वुड रादर गो फॉर होंडाई सोनाटा मे बी, और मे बी देयर आर फ्यू अदर एसयूवीज व्हिच आर कमिंग इनटू द मार्केट, स्पेशली एक वो चिंगान की एक आ रही है न्यू एसयूवी, तो वो 5 सीटर भी है, उसमें 7 सीटर भी होगी। उसके और इसके फीचर्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम होंगे, बट आई एम नॉट टू श्योर कि क्या है। बट मेरी प्रेफरेंस नहीं होगी कि मैं इतने ज्यादा पैसे लगा के पर्सनली ये गाड़ी खरीदूं, नोइंग कि होंडा में हमेशा पाकिस्तान में क्वालिटी इश्यूज आते हैं इनिशियल 5-6 मंथ्स में। सो सबको वेट करना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी अ हिट, पीपल आर गोइंग टू बाय इट, बिकॉज 5 साल से इसका मॉडल नहीं आया, सिडान में इतनी ऑप्शन नहीं है, जो लोग सिडान प्रेफर करते हैं दिल गो फॉर इट। ठीक है, बाकी फिर गपशप किसी और दिन करते हैं। थैंक यू मोइज। वेलकम।